नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम 5 जून को आयोजित एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की द्वितीय पाली में पूछे गए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यह उन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगा जो भविष्य में ऐसी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा विश्लेषण 5 जून द्वितीय पाली। 1. महानदी नदी की लंबाई कितनी है? उत्तर: महानदी नदी की कुल लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। विस्तृत जानकारी: महानदी पूर्वी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के पास से निकलती है और ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये ओडिशा की सबसे लंबी और तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस पर हीराकुंड बांध स्थित है, जो दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। 2. सौरा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर: सौरा नृत्य मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। विस्तृत जानकारी: सौरा नृत्य ओडिशा के सौरा जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। यह उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों का एक अभिन्न अंग है। सौरा जनजाति अपनी समृद्ध कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है और यह नृत्य उनके त्योहारों और अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3. 1530 ईस्वी में किस मुगल शासक की मृत्यु हुई? उत्तर: 1530 ईस्वी में मुगल शासक बाबर की मृत्यु हुई थी। विस्तृत जानकारी: ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की नींव रखी। उसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे शुरू में आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। 4. कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? उत्तर: प्रमुख नदियों में से एक जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, वह है नर्मदा नदी। विस्तृत जानकारी: नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए खंभात की खाड़ी, अरब सागर का एक भाग में गिरती है। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा तापी और माही नदियां भी अरब सागर में ही गिरती हैं। 5. जनजातियों से संबंधित अनुसूची कौन सी अनुसूची है? उत्तर: जनजातियों से संबंधित अनुसूची भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची है। विस्तृत जानकारी: 5वीं अनुसूची ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के अन्य राज्यों में लागू होती है। 6ठी अनुसूची ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें इन राज्यों में स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों के गठन और प्रशासन का प्रावधान है। 6. 1555 में शेर शाह सूरी को किसने हराया था? उत्तर: 1555 में शेर शाह सूरी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 1545 में 1555 में मुगल बादशाह हुमायूं ने सूरी साम्राज्य के शासक सिकंदर शाह सूरी को हराकर दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था। विस्तृत जानकारी: शेर शाह सूरी एक शक्तिशाली अफगान शासक था, जिसने 1540 में हुमायूं को हराकर सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी मृत्यु 1545 में कालिंजर के किले पर घेराबंदी के दौरान हुई थी। 1555 में हुमायूं ने मछीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाइयों में सूर साम्राज्य के अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी को हराकर दिल्ली पर फिर से मुगल शासन स्थापित किया। 7. 106 संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? उत्तर: 106 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया है। विस्तृत जानकारी: इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। हालांकि यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। 8. वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कितने नंबर के CJI हैं? उत्तर: वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के CJI हैं। विस्तृत जानकारी: न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। उनके पिता न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले CJI थे। 9. ड्राई भूमि किसे कहते हैं? उत्तर: ड्राई भूमि ड्राई लैंड ऐसी भूमि को कहते हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है या जहां पानी की उपलब्धता सीमित होती है, जिसके कारण शुष्क या अर्धशुष्क परिस्थितियां होती हैं। विस्तृत जानकारी: ये क्षेत्र अक्सर कम और अनियमित वर्षा, उच्च वाष्पीकरण दर और कम मिट्टी की नमी की विशेषता रखते हैं। मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
इन क्षेत्रों में कृषि करना चुनौतीपूर्ण होता है और विशेष शुष्क भूमि कृषि तकनीकों की आवश्यकता होती है। 10. हर घर जल योजना में 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रतिशत? उत्तर: हर घर जल योजना के तहत 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तृत जानकारी। यह योजना 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। यह जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। 11. सिंधु जल समझौता से कौन सी नदी संबंधित है? उत्तर: सिंधु जल समझौता से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियां संबंधित हैं। विस्तृत जानकारी। यह समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। समझौते के अनुसार सिंधु, झेलम और चिनाब पश्चिमी नदियां का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज पूर्वी नदियां का जल भारत को आवंटित किया गया है। 12. कंप्यूटर के CPU का मुख्य कार्य कौन सा है? उत्तर: कंप्यूटर के CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, अंकगणितीय और तार्किक संचालन करना और इनपुट फ्लैश आउटपुट संचालन को नियंत्रित करना है। विस्तृत जानकारी। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये सभी कंप्यूटर प्रोग्रामों और निर्देशों को संसाधित करता है, डेटा पर गणना करता है और कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच समन्वय स्थापित करता है। ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप पर बना होता है। 13. मंडलीव का आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? उत्तर: मंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम के नियम पर आधारित है। विस्तृत जानकारी। दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में अपना आवर्त सारणी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ निश्चित अंतरालों के बाद रासायनिक गुण दोहराए जाते हैं, जिसे उन्होंने आवर्तता कहा। आधुनिक आवर्त सारणी हालांकि परमाणु संख्या पर आधारित है, लेकिन मेंडलीव का कार्य आवर्त सारणी के विकास में एक मील का पत्थर था। 14. 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति कितने सालों के लिए थे? उत्तर: 97वें संविधान संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें संचालित करने के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए, लेकिन इसमें सहकारी समितियों के लिए कोई विशिष्ट सालों की अवधि निर्धारित नहीं की गई है। यह उनके अस्तित्व और संचालन को विनियमित करता है। विस्तृत जानकारी। यह संशोधन 2011 में अधिनियमित किया गया था। इसने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार जोड़ा, भाग IV में अनुच्छेद 43(b) सहकारी समितियों के संवर्धन और भाग IX(b) सहकारी समितियां जोड़ा। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त और पेशेवर संचालन को बढ़ावा देना था। 15. कंप्यूटर में Alt+F2 शॉर्टकट की किसके लिए है? उत्तर: कंप्यूटर में Alt+F2 शॉर्टकट की का उपयोग आमतौर पर विभिन्न प्रोग्रामों और ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। अक्सर यह सेव एज किसी फाइल को नए नाम से सहेजने, डायलॉग बॉक्स खोलने या कुछ अनुप्रयोगों में ओपन खोलें या रन चलाएं कमांड के लिए होता है। विस्तृत जानकारी। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह सेव एज डायलॉग बॉक्स खोल सकता है। कुछ लिनक्स वितरणों में यह रन कमांड डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकता है। इसका सटीक कार्य उस विशिष्ट सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है जिसका उपयोग किया जा रहा है। 16. कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है लेकिन गंगा में शामिल नहीं है? उत्तर: कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं लेकिन सीधे गंगा में शामिल नहीं होती हैं, उनमें प्रमुख हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। विस्तृत जानकारी। ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियां हैं। वे दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं और पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती हैं। गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं बनती। ये नदियां अपने बेसिन क्षेत्रों में सिंचाई और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। 17. 2025 में पैरा गेम्स में भारत ने कितने पदक जीता है? उत्तर: 2025 के पैरा गेम्स अभी हुए नहीं हैं, इसलिए भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या बताना संभव नहीं है। विस्तृत जानकारी। पैरालंपिक खेल दिव्यांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है जो ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद आयोजित होता है। अगला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में पेरिस में होगा, जिसके बाद अगले पैरालंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित होंगे। 18. 2019 में 1000 बच्चों पर मृत्यु दर कितना था? उत्तर: भारत में 2019 में 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर IMR लगभग 30 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। विस्तृत जानकारी। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या को संदर्भित करती है। ये किसी देश के स्वास्थ्य और विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में IMR को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी सुधार की गुंजाइश है।
19 पेनिसिलिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर पेनिसिलिन का उपयोग मुख्य रूप से बैक्टीरियाई संक्रमणों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक है। विस्तृत जानकारी। पेनिसिलिन दुनिया की पहली खोजी गई एंटीबायोटिक थी जिसे 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के विकास को रोकने या उन्हें मारने का काम करती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और निसेरिया गोनोरिया के कारण होने वाले संक्रमण। ये निमोनिया, गले में खराश, सिफिलिस और गोनोरिया जैसी बीमारियों के इलाज में कारगर है। 20 भारत में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी कृषि की जाती है? उत्तर भारत में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कई कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग, समोच्च जुताई, कॉन्टूर प्लाउइंग, पट्टीदार खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग और मल्चिंग। विस्तृत जानकारी। सीढ़ीदार खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है जो जल के बहाव को धीमा करके मिट्टी के कटाव को कम करती है। समोच्च जुताई ढलानों पर समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करना जो जल के बहाव को रोककर मिट्टी के कटाव को कम करती है। पट्टीदार खेती विभिन्न फसलों को पट्टियों में उगाना जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। मल्चिंग मिट्टी की सतह को पुआल, पत्तियों या प्लास्टिक से ढकना जो मिट्टी की नमी को बनाए रखता है और कटाव को कम करता है। 21 भारत चीन के बीच हाल ही में वायुयान सेवा चालू कर दी गई। यह पिछली बार किस वर्ष भारत चीन में लड़ाई के कारण बंद कर दिया गया था? उत्तर वर्तमान में भारत और चीन के बीच सीधी वाणिज्यिक वायुयान सेवा चालू नहीं है। ये भारत चीन सीमा विवादों और अन्य भू राजनीतिक तनावों के कारण 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद से प्रभावी रूप से बंद है। विस्तृत जानकारी। 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप सीधी उड़ानों सहित कई द्विपक्षीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गए हैं या वे निलंबित हैं। अतीत में भी सीमा विवादों के कारण सेवाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन 2020 का घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 22 पाचन की जटिल क्रिया क्या है? उत्तर पाचन की जटिल क्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे और शोषित होने योग्य अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उनका उपयोग ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए कर सके। इसमें यांत्रिक जैसे चबाना और रासायनिक जैसे एंजाइमों द्वारा दोनों तरह की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। विस्तृत जानकारी। पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है जहां भोजन को चबाया जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है। फिर ये ग्रासनली से पेट में जाता है जहां अम्लीय रसायनों और एंजाइमों द्वारा इसे और तोड़ा जाता है। छोटी आंत में अधिकांश पोषक तत्व अवशोषित होते हैं और अपशिष्ट बड़ी आंत में चला जाता है जहां से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। 23 अगला पैरालंपिक कहाँ होगा? उत्तर 2020 के पैरालंपिक खेल जो कोविड-19 के कारण 2021 में आयोजित हुए टोक्यो, जापान में हुए थे। अगला पैरालंपिक खेल 2024 में पेरिस, फ्रांस में होगा। विस्तृत जानकारी। पैरालंपिक खेल हर 4 साल में ओलंपिक खेलों के बाद आयोजित होते हैं। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित होंगे। 25 एनी माइकस की कौन सी बुक है? उत्तर एनी माइकस एनी मैकमैनस एक आयरिश डीजे और ब्रॉडकास्टर हैं जिन्हें आमतौर पर एनी मैक के नाम से जाना जाता है। उनकी एक प्रमुख पुस्तक द एनी मैक संडे सर्विस ए म्यूजिक एंड लाइफ गाइड है। विस्तृत जानकारी। एनी मैक BBC रेडियो 1 पर अपने संगीत कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी पुस्तक संगीत, जीवन और व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में है जिसमें वे अपने डीजे करियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। 26 ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? उत्तर ऑपरेटिंग सिस्टम OS का प्राथमिक कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करना है। विस्तृत जानकारी। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। ये कंप्यूटर पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्रामों और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्यों में मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनपुट/आउटपुट प्रबंधन और सुरक्षा शामिल है। 28 बिहार राज्य में कौन सा नृत्य शैली उपस्थित है? उत्तर बिहार राज्य में कई नृत्य शैलियां उपस्थित हैं जिनमें प्रमुख हैं बिदेसिया, जाट जटिन, झिझिया, कजरी, सोहर खिलौना और धोबिया नृत्य। विस्तृत जानकारी। बिदेसिया भिखारी ठाकुर द्वारा लोकप्रिय बनाया गया एक लोक नाट्य रूप जिसमें प्रवासी श्रमिकों के दुख और ग्रामीण जीवन की समस्याओं को दर्शाया जाता है। जाट जटिन विशेष रूप से उत्तरी बिहार में लोकप्रिय, ये मानसून के दौरान युवा जोड़ों के बीच प्रेम और संघर्ष को दर्शाता है। झिझिया वर्षा और फसल के लिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य। कजरी सावन के महीने में किया जाने वाला एक मौसमी नृत्य जो मानसून की सुंदरता और प्रेम को दर्शाता है। 30 ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि है? उत्तर
भारत में ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करता है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार यह लगभग 58% से 60% के बीच हो सकता है। विस्तृत जानकारी। यह आंकड़ा पूरी तरह से कृषि कार्य में संलग्न लोगों की संख्या को नहीं दर्शाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भरता को दर्शाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और ग्रामीण भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। 31 स्मार्ट सिटी परियोजना केंद्र कितना बजट कम होगा? उत्तर। स्मार्ट सिटी परियोजना केंद्र कितना बजट कम होगा, यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। यदि आपका मतलब है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत केंद्र सरकार कितना बजट आवंटित करती है, तो यह समय समय पर भिन्न होता है। विस्तृत जानकारी। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में भारत सरकार द्वारा शहरी विकास के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरों को स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी बनाना है। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर फंडिंग करती हैं। बजट आवंटन वार्षिक आधार पर होता है और परियोजना की प्रगति और आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकता है। बजट कम होने की बात विशिष्ट जानकारी के बिना नहीं कही जा सकती है। 33। ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? उत्तर। ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने के लिए कई अधिनियम पारित किए। इनमें से प्रमुख हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853। विस्तृत जानकारी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने वाला पहला बड़ा संसदीय अधिनियम था, जिसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया और कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को अलग करने का प्रयास किया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसने कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का अधिक नियंत्रण स्थापित किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। चार्टर एक्ट ये अधिनियम हर 20 साल में पारित किए जाते थे और कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करते थे, धीरे धीरे कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त करते हुए और अंततः 1858 में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन स्थापित किया। 34। हाल ही में कौन सा 2 दिवसीय चिंतन से शिखर आयोजन मनसुख मांडविया ने कहाँ पराजित किया? उत्तर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में देहरादून, उत्तराखंड में एक 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन और अध्यक्षता की थी। विस्तृत जानकारी। यह चिंतन शिविर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों की समीक्षा करने और भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों को